इंडियन पॉलिटी की सीरीज में यह हमारा चौथा वीडियो है। आज हम लोग बात करेंगे संविधान की प्रमुख विशेषताओं की। ओके, आइए देखते हैं। पहली विशेषता क्या है? ये विश्व का सबसे लंबा संविधान है। तो इतना ज़्यादा विस्तृत बनाने के पीछे का कारण क्या था? मतलब क्या वजह थी कि इतना लंबा संविधान बनाना पड़ गया? तो पहला कारण तो था भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण को हम इस तरह से देख सकते हैं कि भारत का विस्तार काफ़ी है, बहुत ज़्यादा विस्तारित है भारत, और विविधता बहुत सारी हैं। ठीक है, हर राज्य में अलग अलग भाषा बोली जाती है, अलग अलग धर्म को मानते हैं। तो इस तरह की विविधता और विस्तार की वजह से सब के लिए व्यवस्थाएं इसमें की गई हैं, जिसकी वजह से ये लंबा हो गया। फिर है ऐतिहासिक कारण। तो ऐतिहासिक कारणों में हम सबसे जो प्रमुख कारण है वो क्या हो सकता है? ये जो 1935 का अधिनियम था, तो सबसे ज़्यादा प्रावधान जो है वो उसी से लिए गए, और 1935 का अधिनियम भी काफ़ी बड़ा था। फिर है जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र और राज्यों के लिए एकल संविधान बनाया गया। ठीक। फिर संविधान सभा में कानून के विशेषज्ञों का प्रभुत्व था। तो अब जो कानून के विशेषज्ञ होंगे तो किसी चीज़ को बहुत अच्छे से जोड़ तोड़ के प्रस्तुत करते हैं, जिसकी वजह से चीज़ें थोड़ा लंबी हो जाती हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं विभिन्न स्रोतों से विहित। मतलब कि संविधान में, जो हमारे संविधान में विभिन्न चीज़ों को ग्रहण किया गया है, वो कई सारे देशों के संविधान से लिया गया है। ठीक। इसी की वजह से एक स्टेटमेंट जारी हुआ था कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। ये किसने कहा था? अंबेडकर जी ने। संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा कहाँ से लिया गया है? 1935 के अधिनियम से। संविधान का दार्शनिक भाग क्या है? मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्व, मौलिक कर्तव्य। ठीक। तो मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और नीति निदेशक तत्व, ये क्या है? दार्शनिक भाग है। तो संविधान का राजनीतिक भाग क्या है? कैबिनेट सरकार, कार्यपालिका और विधायिका। अगली विशेषता देखते हैं कठोर और लचीला। मतलब इसमें कठोरता भी है और लचीलापन भी है। तो कठोर जो संविधान है उसका अर्थ क्या है? तो कठोर का अर्थ क्या है? जिसमें संविधान संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की ज़रूरत होती है, उसे कठोर संविधान कहते हैं, जैसे अमेरिका का संविधान। लचीला का अर्थ क्या है? जिसमें संविधान संशोधन करने के लिए वही प्रक्रिया होती है जो किसी आम कानून को लागू करने के लिए होती है। अब आर्टिकल 368 में दो तरह के संशोधनों की व्यवस्था की गई है। ठीक। दो तरह के संशोधनों की व्यवस्था की गई है। पहला, दोनों सदनों में उपस्थित और वोट देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, और प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत। दूसरा क्या है? विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जो साधारण बहुमत होता है, तो साधारण बहुमत से किया गया संशोधन आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आता है। अगली विशेषता देखते हैं संघात्मक और एकात्मक दोनों प्रकार के गुण हमारे संविधान में देखने को मिलते हैं। वैसे तो संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है, लेकिन इसमें कुछ एकात्मक लक्षण भी दिखाई पड़ते हैं। अब हम लोग अलग अलग देखते हैं कि संघात्मक विशेषताएं क्या होती हैं और एकात्मक विशेषताएं क्या होती हैं। तो पहले संघात्मक विशेषताएं देखते हैं। तो इसमें दो सरकारें होती हैं, केंद्र में अलग और राज्य में अलग। शक्तियों का विभाजन होता है, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कठोर संविधान और द्विसदनीय व्यवस्था। ये सारी क्या हैं? संघात्मक विशेषताएं हैं। अब एकात्मक विशेषताएं देखते हैं। सशक्त केंद्र और एकल संविधान।
एकल नागरिकता, लचीला संविधान, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं और आपातकालीन उपबंध। हालांकि संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। संविधान में कहीं पे भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन आर्टिकल 1 में ये जरूर कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। अब इसके दो अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ क्या है कि भारतीय संघ जो है राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का परिणाम नहीं है, और दूसरा कि किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। इसी वजह से भारतीय संविधान को कई सारे नाम दिए गए, जैसे एकात्मकता की भावना में संघ और अर्थ संघ। ये किसने कहा था? केसी वेरे ने। बार्गेनिंग फेडरलिज्म, मॉरिस जोन्स ने। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ग्रेनविल आइंस्टीन ने। फेडरेशन विद द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, आइवर जेनिंग्स और इनके साथ कुछ अन्य लोग भी थे, वो लोग। अब देखते हैं संसदीय शासन प्रणाली। ये भी एक विशेषता है हमारे संविधान की। तो भारत ने अमेरिका की अध्यक्षीय शासन प्रणाली की जगह ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में होता क्या है कि विधायिका और कार्यपालिका इन दोनों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है, जबकि संसदीय शासन प्रणाली में दोनों के बीच समन्वय और सहयोग स्थापित किया जाता है। संसदीय शासन प्रणाली के अन्य नाम: सरकार का वेस्टमिंस्टर, उत्तरदायी सरकार और मंत्रिमंडलीय सरकार। संविधान कहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना करता है? केंद्र तथा राज्य। अब भारत में संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं क्या हैं? यहाँ पर देखिए, वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार के कार्यपालक देखने को मिल सकते हैं। जो वास्तविक कार्यपालक है वो हमारे प्रधानमंत्री है, और नाम मात्र का कार्यपालक वो कौन है? हमारे राष्ट्रपति महोदय। बहुमत वाले दल की सरकार बनती है। यहाँ पे कार्यपालिका जो है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता होती है। यहाँ पर प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री का नेतृत्व होता है सरकार में, और जो निचला सदन है लोकसभा, उसका हर 5 साल में क्या होता है? विघटन भी होता है। अब भारत और ब्रिटेन की जो संसदीय प्रणाली है उसमें अंतर क्या है? तो ब्रिटेन की संसद की तरह भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। मतलब ब्रिटेन की संसद की तरह, वैसे तो भारतीय संसद संप्रभु है, तो ब्रिटेन की संसद के समान नहीं है। इसके अलावा भारत का जो प्रमुख है वो निर्वाचित होता है, जबकि ब्रिटेन में उत्तराधिकारी व्यवस्था है। ये अंतर है। अब अगली विशेषता क्या है? संसद की संप्रभुता एवं न्यायपालिका की सर्वोच्चता में समन्वय। तो जिस प्रकार भारत की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन की प्रणाली से अलग है, उसी प्रकार भारत की न्यायिक समीक्षा अमेरिका से कम है। क्योंकि अमेरिका में विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है, और भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान है। समन्वय कहाँ देखने को मिलता है हमें? तो जहाँ सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा के तहत संसद के किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती है, वहीं संसद संविधान के एक बड़े भाग का संशोधन कर सकती है। दोनों के पास अपनी अपनी पावर है। फिर है अगली विशेषता, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। तो न्यायालय का जो एकल तंत्र है
वो केंद्र तथा राज्य दोनों पे लागू होता है, दोनों के ऊपर लागू होता है। जबकि अमेरिका में केंद्र के मामले संघीय न्यायालय देखता है और राज्य के मामले राज्य की न्यायपालिका देखती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। अब मौलिक अधिकारों को देख सकते हैं। तो इनका उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को बढ़ावा देना है। ये कार्यपालिका और विधायिका दोनों के मनमाने कानून पर निरोधक की तरह काम करते हैं, अर्थात उल्लंघन होने की स्थिति में इन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू किया जा सकता है। जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट इन अधिकारों की रक्षा के लिए 5 रिट जारी करता है। कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण। हालांकि मौलिक अधिकार कुछ सीमाओं के दायरे में आते हैं, लेकिन ये अपरिवर्तनीय है। संसद इन्हें समाप्त भी कर सकती है और इनमें कटौती भी कर सकती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें, राष्ट्रीय आपात के दौरान 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार अपने आप ही स्थगित हो जाते हैं या स्थगित कर दिए जाते हैं। अब नीति निदेशक तत्व, तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता है। ये किसने कहा था? अंबेडकर जी ने। नीति निदेशक तत्वों का जो विभाजन है वो कितने रूपों में किया गया है? 3 रूपों में, सामाजिक, गांधीवादी और उदारवादी। नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना तथा एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। हालांकि मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। ये राज्य के कर्तव्य हैं और राज्य के ऊपर निर्भर है वो इनका निर्वहन करे या ना करे। मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में आया था। मिनर्वा मिल्स मामला कब आया था? 1980 में। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकार तथा नीति निदेशक तत्व के संतुलन पर रखी है। दोनों का संतुलन बना रहना चाहिए। अब मौलिक कर्तव्य देख लेते हैं। ये नागरिकों को याद दिलाते हैं कि अपने अधिकारों का प्रयोग करते समय उनकी समाज और देश के प्रति कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। अतः नीति निदेशक तत्वों की तरह इन्हें भी कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। ये नागरिकों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसका पालन करें। अगली विशेषता क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, इसीलिए ये किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं दे सकता। इसके धर्मनिरपेक्ष होने के लक्षण, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। प्रस्तावना हर भारतीय नागरिक की पूजा, आस्था और विश्वास की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। अब देखते हैं आर्टिकल 14 क्या है? विधि के समक्ष समता का अधिकार। 15 क्या है? धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग आदि के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 क्या है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। 25 किसी भी धर्म को मानने, पूजा अर्चना करने की स्वतंत्रता है। 26 क्या है? धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता। 27 धार्मिक अभिवृद्धि के लिए कर ना देने की स्वतंत्रता। 28 किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्थान में किसी भी प्रकार के धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे। 29 प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार है। 30 अल्पसंख्यक अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और उन्हें संचालित भी कर सकते हैं। 44 क्या है? सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगली विशेषता क्या है? अगली विशेषता है वयस्क मताधिकार। तो इसे कब जोड़ा गया था वयस्क मताधिकार को? 61वें संविधान संशोधन 1988 के तहत। 1989 में वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दी गई थी। एकल नागरिकता, तो भारत में केवल एक ही नागरिकता चलती है,
वो है भारतीय नागरिकता। जबकि अमेरिका में 2 प्रकार की नागरिकता है, केंद्र की अलग नागरिकता होती है और राज्य की अलग अलग। स्वतंत्र निकाय, तो हमारे संविधान में कुछ स्वतंत्र मतलब निकाय भी बनाए गए हैं, मतलब फ्री बॉडी हैं अपने हिसाब से। जैसे संविधान ने केवल विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ही उपलब्ध नहीं कराई है, बल्कि कुछ स्वतंत्र निकाय भी उपलब्ध कराए हैं, जैसे जो लोकतंत्र में महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में काम करते हैं, जैसे निर्वाचन आयोग, कैग, लोक सेवा आयोग। आपातकालीन प्रावधान, तो राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें पूरी सत्ता केंद्र के हाथों में चली जाती है और राज्य केंद्र के नियंत्रण में आ जाते हैं। अतः बिना संशोधन किए ही संघीय ढांचा अचानक से कैसा बदल जाता है, एकात्मक में बदल जाता है। यह है आपातकालीन व्यवस्था। त्रिस्तरीय सरकार होती है यहाँ पे, पंचायतें और नगर पालिका भी होती हैं। ये विश्व के किसी भी संविधान में नहीं है, पंचायतें और नगर पालिका जो हमारे देश के संविधान में है। तो सबसे नीचे क्या होता है, पंचायतें और नगर पालिका, फिर ऊपर राज्य सरकार, फिर सबसे ऊपर केंद्र सरकार। अब आते हैं सहकारी समितियों में। सहकारी समितियाँ, तो ये सहकारी समितियाँ कब जोड़ी गईं? 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके लिए संविधान में 3 बदलाव किए गए। ठीक, तो सहकारी समिति का गठन करना मौलिक अधिकार बना दिया गया। किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 19। सहकारी समिति को प्रोत्साहन देने के लिए नीति निर्देशक तत्व में भी व्यवस्था की गई। किस आर्टिकल में? 43 था। और सहकारी समिति के लिए संविधान में एक नया भाग भी जोड़ा गया। कौन सा? 9 खा। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा था? आइवर जेनिंग्स ने। अब देखते हैं हम लोग संविधान की प्रस्तावना, प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सर्वप्रथम कहाँ के संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया था? अमेरिका। प्रस्तावना क्या है? इस संविधान का परिचय तथा सार। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? N.A. पालकीवाला ने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस पर आधारित है? उद्देश्य प्रस्ताव। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? तो हाँ, किया जा सकता है। और अब तक प्रस्तावना में कितने संशोधन हुए हैं? तो केवल एक बार संशोधन हुआ है, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 था। उसमें उसके तहत 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। अब प्रस्तावना के बारे में, प्रस्तावना को याद करते हैं हम लोग। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, न्याय कितने प्रकार का हो गया? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, धर्म विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ये समता प्राप्त कराने के लिए व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। यह हमारी प्रस्तावना हो गई। अब प्रस्तावना के मुख्य शब्द देख लेते हैं। संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब क्या होता है? कि भारत किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं है और ना ही किसी का डोमिनियन है। कभी कभी लोग ये सोचते हैं कि 1949 में जब भारत ने राष्ट्रमंडल की अध्यक्षता को स्वीकार किया था तो इससे भारत की संप्रभुता में कोई कमी आई थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगला शब्द है
समाजवाद। तो समाजवाद के बारे में देखते हैं। मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है क्या? समाजवाद। लेकिन गांधीवाद की तरफ झुकाव अधिक है यहाँ पे। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद। तो अब इन दोनों में अंतर देख लेते हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद क्या होता है? इसका उद्देश्य गरीबी बेरोजगारी को दूर करके अवसर की समानता उपलब्ध कराना होता है। और साम्यवादी समाजवाद में क्या होता है? इसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों को राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है, सभी साधनों का, और निजी हाथों में कुछ भी नहीं रहता। ये साम्यवादी समाजवाद है। अगला शब्द है लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब क्या है? तो ये दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। इसके चार मुख्य औजार होते हैं: परिप्रेक्षा, पहल, प्रत्यावर्तन और जनमत संग्रह। प्रत्यावर्तन मतलब रिकॉल। अगला शब्द है गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? इसमें राज्य का जो प्रमुख होता है वो हमेशा प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित समय के लिए निर्वाचित होता है या चुना जाता है। गणतंत्र व्यवस्था में राजनीतिक संप्रभुता लोगों के हाथों में होती है तथा किसी के पास भी कोई विशेषाधिकार नहीं होता है। न्याय। तो संविधान में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इन तीनों के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी व्यक्ति के साथ। और ये लिया कहाँ से गया था? 1917 की रूसी क्रांति से। स्वतंत्रता का मतलब देख लेते हैं। तो लोगों की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग अपनी मनमानी करें। ठीक। तो स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? मतलब स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जो आदर्श हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांस की क्रांति से, जो 1789 से 99 के बीच में हुई थी। समता का मतलब क्या होता है? बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को एक समान अवसर तथा किसी को भी विशेषाधिकार नहीं दिए जाएंगे। एक समान अवसर होगा सबके पास। इसके लिए आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 है, ये हैं। धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग आदि के आधार पर किसी भी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता। ये किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 325। चुनाव में वयस्क मताधिकार 326। समान कार्य के लिए समान वेतन आर्टिकल 39। बंधुत्व का मतलब क्या है? भाईचारे की भावना। इसमें व्यक्ति का सम्मान, देश की एकता और अखंडता को शामिल किया जाता है। अब कुछ तथ्यों को देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का घर है, ये किसने कहा था? कृष्णा स्वामी अय्यर। प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है, ये किसने कहा था? के.एम. मुंशी ने। प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, पंडित ठाकुरदास। किसने प्रस्तावना लिखने वालों को राजनीतिक बुद्धिजीवी कहा था तथा प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा था? अर्नेस्ट वारकर ने। अर्नेस्ट वारकर की एक पुस्तक थी, उसका नाम क्या था? प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। तो प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी किसकी पुस्तक है? अर्नेस्ट वारकर की। प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है, लेकिन ये एक घोषणा से भी ज़्यादा है, ये किसने कहा था? एम हिदायतुल्लाह ने। अब देख लेते हैं हम लोग संविधान के भाग के रूप में प्रस्तावना किन किन मामलों में देखा जाए, कौन कौन से मामले आए कि संविधान के भाग के रूप में प्रस्तावना को जोड़ना था। तो बेरूवाड़ी मामला 1960, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक। फिर उसके बाद आया केशवानंद भारती केस 1973, इसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग मान लिया गया। फिर आया LIC मामला 1995, इसमें भी प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया। अब प्रस्तावना के बारे में देख लेते हैं कि ये विधायिका की शक्ति का स्रोत नहीं है
और ना ही उसकी शक्तियों पर कोई प्रतिबंध लगाती है। ये गैर न्यायिक है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। देख लेते हैं प्रस्तावना में संशोधन की संभावना है या नहीं। तो केशवानंद भारती मामला देखते हैं 1973 का। इसमें याचिकाकर्ता ने कहा था कि 368 के तहत मूल तत्व को संशोधित नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना का जो मूल तत्व है उसको संशोधित नहीं किया जा सकता, मतलब ढांचा न बिगड़ना चाहिए इसका। फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है, लेकिन उसकी मूल विशेषता में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। और ये जो संशोधन है प्रस्तावना में वो 368 के अंतर्गत नहीं आएगा। अभी तक प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। बोगमई बनाम यूनियन ऑफ इंडियावाद, ये क्या था? इसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया था। किस वाद में प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा कहा गया है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा था? आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा। प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। ये किसने कहा था? सुभाष कश्यप ने। किसने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा था? भीमराव अंबेडकर ने। अब प्रस्तावना में देख लेते हैं। 3 प्रकार का न्याय है। कितने प्रकार का न्याय? 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। और 1 प्रकार का भ्रातृत्व है जिसका नाम है बंधुता। इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।